Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. We are going to continue with our class 9 geography chapter number 2 physical features of India और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखकर आए। वहां पर हमने हिमालयाज के बारे में सारा कुछ पढ़ा था, उनके फॉर्मेशन और उनके डिविजन के बारे में। ठीक है, तो बिना देर किए चलते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ने के लिए। जस्ट अ सेकेंड, यस। चलो, सबसे पहले तो नाम से ही समझते हैं कि समझना क्या है। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी एक ऐसा फिजिकल फीचर जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कैसा एरिया है? प्लेन एरिया है। मतलब ये हिली एरिया नहीं है, ये एक प्लेन एरिया है। एक ऐसा एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जहां पर सेटलमेंट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा जो एक फिजिकल फीचर है रहने लायक, एग्रीकल्चर करने लायक, वो होता है प्लेन। फाइन, चलो। Formed by the interplay of three major river system, Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अगर मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिखाऊं, यहां देख सकते हैं, देखो यहां हमारे हिमालयाज थे, राइट? और हिमालयाज से ही जो रिवर्स उतरकर नीचे आ रही हैं वही लेकर आती हैं अपने साथ फाइन पार्टिकल्स, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। जब यहाँ पर ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं तो इनके ही कारण बनता है नॉर्दर्न प्लेन। तीन मेजर रिवर्स जो हैं वो नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं अपने अपने रिवर सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें हमें नॉर्दर्न प्लेन के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा, लेकिन रिवर्स के बारे में डिटेल नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो रिवर्स के बारे में डिटेल, रिवर सिस्टम्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम अपने थर्ड चैप्टर में, दैट इज ड्रेनेज। ये सारे चैप्टर एक सीक्वेंस में इसी वजह से लगाए गए हैं क्योंकि बेसिक प्रोवाइड करा रहा है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर फॉर दी थर्ड चैप्टर। ओके, चलो। तो तीन कौन सी मेन रिवर है जो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म कर रही है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। फॉर्म्ड बाय एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ सॉइल है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स हम इस सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिए ही इसमें कुछ ना कुछ मिनरल, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्रॉट डाउन बाय हिमालयन रिवर्स मेक्स इट फर्टाइल लैंड। हिमालयन रिवर्स नहीं होती अगर, ये जो तीन रिवर फॉर्म कर रही हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, अगर ये रिवर नहीं होती, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? इनमें से जो हमारी गंगा है ये तो हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, बाकी दो ये तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, वहां पर भी हिमालयाज के ही पार्ट से निकलती है। मतलब कि अगर हिमालयाज नहीं होते और हिमालयाज की स्लोप नहीं होती टुवर्ड्स दी साउथ तो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन नहीं बन पाता। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन क्यों बन रहा है? क्योंकि हिमालयाज हैं और हिमालयाज से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स नीचे आ रही हैं। टोटल एरिया कितना कवर कर ले रहा है नॉर्दर्न प्लेन? अराउंड 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 2400 किलोमीटर लॉन्ग, यानी लंबाई पूरी जो इस तरीके का एरिया है ये 2400 किलोमीटर है अराउंड। एंड ब्रॉड यानी कि चौड़ाई जो है वो कितनी होगी? अराउंड 240 to 320 किलोमीटर्स। डेंसली पॉपुलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है, प्लेन एरिया है तो यहाँ पर लोग ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, ज्यादा सेटलमेंट होगा। ठीक है, इसी एरिया में इसलिए हम देखते हैं कौन सा स्टेट पड़ता है? यूपी, जहां पर हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है। एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, अगेन वाई? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि फ्लोइंग रिवर्स है, नेचुरल वाटर अवेलेबल हो पा रहे। फिर एलुवियल सॉइल है, प्लेन एरिया है तो एग्रीकल्चर ज्यादा होता है। रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, दैट्स व्हाई इट इज एन एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया। ठीक है, अब देखो कुछ एक दो छोटे से कंसेप्ट है उनको समझ लेते हैं। जैसे ये हमने देखा हमारा माउंटेन है, ठीक है, दीज आर हिमालयाज। अब ये हिमालय से जो रिवर ओरिजिनेट हो रही है ये बहते हुए कहाँ आएंगी? नीचे। ठीक है, देखो रिवर जो है जब वो स्लोप पे आएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप एक स्लोपी एरिया पे साइकिल चला रहे हैं तो स्लोपी एरिया पर साइकिल में आपको पैडल मारने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप स्पीड बढ़ेगी, है ना? ऐसे ही रिवर के साथ होता है। जब रिवर अपने आप माउंटेन से उतरती है तो वो एक स्लोपी रीजन पे उतर रही है और स्लोपी रीजन पे उतर रही है तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे ही वो प्लेन एरिया को एंटर करेंगी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जहां पर स्पीड कम हो रही है वहीं पर होगा डिपोजिशन, क्योंकि जब रिवर स्लोप से आ रही है तो वो स्पीड में है तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स को बहा के लेकर आएगी। लेकिन डिपोजिशन के समय, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में आने के बाद क्या होगा? स्पीड कम होगी, भारी पार्टिकल्स पहले रुकेंगे, हल्के पार्टिकल्स बाद में रुकेंगे, और यही रुकने से, यही डिपोजिशन होने से बन जाता है नॉर्दर्न प्लेन्स। फाइन। डिपोजिशनल वर्क बाय रिवर्स, डिपोजिशन कर रही है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है? रिवरीन आइलैंड्स भी बन जाते हैं। रिवरीन आइलैंड का मतलब क्या है कि जब रिवर के कारण आइलैंड बन रहा है। अब आइलैंड क्या है?
एक ऐसा लैंड पास विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक रिवर ऐसे फ्लो हो रही थी, बीच में कुछ सेडिमेंट्स आ गए, ये रिवर अपने ही साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही है और जमा दे रही है, वहां पर डिपॉजिट कर दे रही है। तो यहाँ पर अगर डिपॉजिट्स जम गए हैं तो एक आइलैंड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा और इसके रिवर जो है वो दोनों तरफ से निकल जाएगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रिवरीन आइलैंड्स, ऐसे आइलैंड्स जो रिवर बना रही है। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और समझ लो एक बार। ट्रिब्यूटरी मतलब एक मेन रिवर जा रही थी, है ना, कुछ दूसरी रिवर अलग अलग एरिया से आके उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ट्रिब्यूट दे रही हैं, ठीक है, जोड़ रही हैं उसमें पानी, तो उसको कहेंगे ट्रिब्यूटरी। लेकिन अगर एक मेन रिवर फ्लो हो रही है और उससे कुछ रिवर सेडिमेंटेशन के कारण या रास्ता बदलने के कारण क्या करती हैं, कहीं और निकल जाते हैं, तो वो क्या कर रही है, मेन रिवर से सेपरेट हो रही है, अलग अलग जा रही है, तो ये हो जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। फाइन, तो आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन आगे इसी चैप्टर में आगे और साथ में थर्ड चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इन दोनों कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर बेसिक में काउंट कर लिया है। चलो अब देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और कहाँ कहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ये तो हमारा पूरा हिमालयन रीजन था। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी अपने फर्स्ट लेक्चर में। हिमालयन रीजन के जस्ट नीचे उसी पैरेलल फॉर्म में, उसी पैरेलल एरिया में आपको दिख जाएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, कौन कौन सी 3 रिवर बना रही है हम देख चुके हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। सी इंडस यहाँ पर ओरिजिनेट हो रही है, इंडिया में एंटर करेगी और दोबारा से इंडिया से निकल जाएगी पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो इंडस जो है उसके कारण बन जाएगा यहाँ पर पंजाब हिमालयाज, सॉरी पंजाब प्लेन्स। ठीक है, इंडस जब यहाँ से निकल रही है तो उसके कारण जो एरिया यहाँ पर ड्रेन हो रहा है ना, उसके इंडस के कारण, उसकी ट्रिब्यूटरीज के कारण जो एरिया ड्रेन हो रहा है, वहाँ पर जो डिपोजिशन हो रहा है उसके कारण बनेगा यहाँ पर पंजाब प्लेन्स। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब हमने वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ हिमालय पढ़ा था तब यहाँ पर पंजाब हिमालयाज बने थे। ठीक है, और अभी यहाँ पर बन रहा है पंजाब प्लेन्स। ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब हिमालयाज ऊपर को बनेंगे और उसके वाले नीचे जो हिस्सा होगा, पैरेलल एरिया जो होगा, वहाँ पर पंजाब प्लेन्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसको कौन बना रहा है, इंडस रिवर। ठीक है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज। देन गंगा रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री से। ठीक है, ग्रेट हिमालय से ओरिजिनेट होगी, इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है, ये यूपी बिहार वाले रीजन में, और उसके बाद कोलकाता में एक तरफ, कोलकाता से एक तरफ सीधा नीचे चली जाएगी और दूसरा बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो गंगा रिवर सबसे ज़्यादा एरिया बनाती है नॉर्दर्न प्लेन का, जिसको कहते हैं हम गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, और फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर कर रही है, वो बना देगी आपके असम प्लेन्स। ठीक, तो अगर आपसे कोई डिवीजन पूछ रहा है प्लेन्स का तो आपको बताना है पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स और असम प्लेन्स, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, चलो अब हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से इतना जो मैंने आपको बताया, दिस वाज सफिशिएंट, क्योंकि वहाँ पर इतना ही बताया गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ने में, सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल प्रोवाइड की है, जिसके कारण आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। ये देखो, अगर हम पंजाब प्लेन्स को एक्सक्लूसिवली देख लें तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि देखो, ज्योग्राफी जो है हम उसको मैप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या फिजिकल फीचर्स को डिवाइड किया जा सकता है, नहीं। ठीक है, तो जब हम पंजाब प्लेन्स पढ़ते हैं तो हमें ये बात याद रखनी जरूरी है कि जो इंडिया का पंजाब रीजन है और पाकिस्तान का पंजाब रीजन है, दोनों में बनते हैं पंजाब प्लेन्स। हम अपने बारे में पढ़ते हैं, बट अगर आप ओवरऑल ज्योग्राफी देखें कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन से एरिया में पंजाब प्लेन्स बना रही हैं, तो वो पूरा एरिया कवर होगा। कारण क्या है, क्योंकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ये पूरे एरिया को कवर करती हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप यहाँ पर ये ग्रीन पार्ट देख पा रहे हैं तो दिस इज पंजाब प्लेन। ठीक है, अब अगर मैं इस ग्रीन पार्ट को 1 सेकेंड के लिए मिटा दूं, ठीक है, बाहर ही ना पड़ जाए मुझे, रहने दो, नहीं मिटाते। ठीक है, सी अभी भी आई होप आपको रिवर्स दिख रही हैं। यहां से ये मेन रिवर है इंडस, यू कैन सी दैट दिस इज इंडस। लेकिन इंडस अकेले ड्रेन नहीं कर रही, इंडस के साथ और ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, इंडस के नीचे अगर आप देखेंगे तो मेन अभी हमने सतलुज देखा। ठीक है, ये भी कहाँ जाकर मिल रही है, इंडस में, पाकिस्तान में, राइट। अब इसके बीच में 4 और ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी हैं 4 ट्रिब्यूटरीज, दिस इज झेलम, ये अगेन जाके पाकिस्तान में मिलेगी, चेनाब, रावी एंड दिस इज स्मॉल व्यास। ठीक है, ये जो
इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, ये और इंडस खुद मिलकर बनाएंगी पूरे एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स का पंजाब प्लेन वाला हिस्सा। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में जो यूपी वाला रीजन तो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है ही सही, लेकिन पंजाब और हरियाणा वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन, ये भी एग्रीकल्चरली बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर होता है और यहीं पर आया था हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। मतलब एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव तो ये एरिया है ही सही, राइट। देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ फाइन, आई होप एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, तो ये बना रहे हैं हमारे पंजाब प्लेन्स को, राइट। अब हम बात करते हैं गंगा प्लेन्स की, या जो जिनको हम गंगेटेक प्लेन्स कह रहे हैं। गंगेटेक प्लेन्स आप देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा एरिया ये कवर कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपके पंजाब प्लेन्स है और ये है आपका गंगेटेक प्लेन। ठीक है, गंगेटेक प्लेन थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो समझ में आएगा कि मेन रिवर जो गंगा है ये तो फ्लो हो ही रही है, इसका हमने डायरेक्शन देख लिया था, लेकिन साथ में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं और सबके कंट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पर बन रहा है गंगेटेक प्लेन। ये जो पूरा एक सीक्वेंस होता है, मतलब ये जो पूरा एक सिस्टम हो रहा है कि एक मेन रिवर है, उसके साथ ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और वो मिलकर काम कर रही हैं डिपोजिशन के लिए, तो इसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। इसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन रिवर, वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर सिस्टम। अब देख लेते हैं गंगा की एक काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है यमुना, ये इस तरीके से जाकर गंगा में मिल रही है। ठीक है, इसके बाद यू कैन सी हियर रामगंगा, दिस इज घग्गर, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर, इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, घग्गर। देन हियर यू कैन सी गंडक, यहाँ पर कोसी जो आपके मेन बिहार रीजन में फ्लो होती है। ठीक है, देन तीस्ता, ये ऑल्सो, दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस रीजन। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि तीस्ता यहाँ से फ्लो तो हो रही है और ये किस में एंटर कर जा रही है? बांग्लादेश में। ठीक है, और ये यहाँ पर जब इंडिया से एंटर करती है गंगा बांग्लादेश में तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, तो पद्मा में मिलती है आपकी रिवर तीस्ता। ठीक है, यहाँ पर ये देखो कोलकाता वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर कौन सी रिवर है? हुगली। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक जाता है बांग्लादेश और एक जाता है वेस्ट बंगाल हुगली के फॉर्म में। ठीक है, देन यहाँ पर यू कैन सी द सोन रिवर। ठीक है, केन, बेतवा एंड चंबल। देखो डायरेक्शन क्या है रिवर्स का? रिवर्स का डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ये वाली रिवर देख पा रहे हो आप यहाँ से, और ये वाली रिवर नॉर्थ से साउथ में आ रही है। तो गंगा एक ऐसी रिवर है, एक ऐसी मेन रिवर है जिसको दोनों तरफ से, नॉर्थ से भी और साउथ से भी क्या मिल रही है? ट्रिब्यूटरीज मिल रही है। इसलिए ये इतना ज़्यादा फैल कर क्या बना पाती है? नॉर्दर्न प्लेन्स। इवन अगर आप और डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये नॉर्दर्न प्लेन इतना बड़ा हिस्सा है कि हमने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर गंगेटेक प्लेन, दिस इज मिडिल गंगेटेक प्लेन एंड दिस इज लोअर गंगेटेक प्लेन। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बताया गया है, ड्रेनेज में इसको थोड़ा और डिटेल में कवर करेंगे। फाइन, देन कमिंग टू दी असम प्लेन्स। असम प्लेन्स कौन सी रिवर बना रही है? ब्रह्मपुत्रा। तो ये सांगपो क्या है? ठीक है, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र का नाम है जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। मतलब ये जो तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है तो इसको यहाँ पर सांगपो कहते हैं। टी इज साइलेंट। ये इस तरीके से ट्रैवल करती है, पूरा घूमकर आती है और इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं दिहांग, राइट। अब ये एंटर होगी, इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आ जाएगी दिबांग, और ये इस तरीके से असम रीजन में फ्लो होती जाएगी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये फॉर्म करेगी एक रिवरीन आइलैंड। रिवरीन आइलैंड क्या होता है? अभी हमने देखा था। ठीक है, ये जो है रिवरीन आइलैंड, ये सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली। ठीक है, और ये कहाँ पर है? असम रीजन में। कौन सी रिवर के कारण बन रहा है? ब्रह्मपुत्र। दिस क्वेश्चन कैन अराइज इन योर MCQs। ठीक है, क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है कि या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड कौन सा है, या किस स्टेट में बन रहा है, कौन सी रिवर बना रही है। ठीक है, या फिर रिवरीन आइलैंड होता क्या है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे MCQ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज हम कोशिश करते हैं कि हम बेस लेकर पढ़ें। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से आएगी असम में होते हुए मेघालय वाले रीजन से निकल के और कहाँ पर एंटर कर जाएगी? बांग्लादेश में। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद जब ये एंटर करेगी तो हम इसको कह देंगे जमुना।
और ये जाकर मिल जाएगी आपकी रिवर पद्मा में। यानी पद्मा कौन सी रिवर है? एक्चुअली गंगा, जो बांग्लादेश में आने पर कौन सी रिवर बन गई? पद्मा। ठीक है, टेरिटरी वाइज इनके नाम जो है वो चेंज होते रहेंगे, रीजनल नेम्स जो है वो सामने आते जाएंगे। ठीक है, तो हमने देख लिए हैं तीनों प्रकार से नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गंगेटिक प्लेन्स और असम प्लेन्स। ये एक्चुअली थोड़ा आसान था जो हम पढ़ चुके हैं। अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, आई मीन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। देखो, अभी हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का भी एक नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है, जिसमें बेसिकली फिजिकल फीचर्स थोड़े से डिफर करते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जिसमें हमको 4 रीजन्स पढ़ने हैं, दैट इज भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। ठीक है, अब ये क्या है ये देखते हैं। देखो, रिवर्स जो है जब वो स्लोप पर से उतर के आ रही है ना, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रिवर जब स्लोप से उतर के आती है तो उनकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो वो अपने साथ सारे रॉक्स और पार्टिकल्स जितना भी वो इरोजन करके ला रही है उसको अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही नॉर्दर्न प्लेन्स में एंट्री होगी, मतलब यहाँ पर पहाड़ खत्म हो रहे हैं और यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन्स चालू हो रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया होगा, है ना, जिसको हम पिडमॉन्ट कहते हैं जनरली, जहाँ पर पहाड़ खत्म होता है, प्लेन एरिया चालू होता है, इस एरिया में सबसे पहले कैसे पार्टिकल रुकने चालू होंगे? सबसे पहले कैसे पार्टिकल्स का डिपोजिशन होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जो भारी होंगे, है ना। आप स्लोप से उतर रहे हो, नदी स्लोप से उतर रही है तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो सब कुछ बहा के लेके जा रही है। अब लेकिन प्लेन एरिया में आ रही है तो उसको पार्टिकल्स को बहाने के लिए अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से पार्टिकल रुक जाएंगे? जो सबसे भारी भरकम होंगे, सबसे बड़े होंगे। तो यही वो रीजन है जहाँ पर नदी जैसे ही एंटर करेगी प्लेन एरियाज में, सबसे बड़े पत्थरों को, सबसे बड़े रॉक्स को वहीं पर रोक देगी। और वहाँ पर क्या होगा, जब रॉक्स वहीं पर रुक जाएंगे तो रिवर उनके नीचे से निकल कर चली जाएगी, नीचे से बहते हुए चली जाएगी। पानी पत्थरों के अंदर से तो नहीं घुसेगा, ठीक है, और ना ही उसके ऊपर से निकलेगा अगर पत्थर बड़े हैं तो क्या होगा, रिवर अपनी स्पीड थोड़ी कम करेगी और पत्थरों के नीचे से निकल जाएगी और सबसे पहले जमा देगी बड़े बड़े पत्थर। समझ आया? तो नॉर्दर्न प्लेन जहाँ से शुरू होता है, अगर ये हिमालयाज हैं और यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन चालू हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जम जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ द river. And why the speed of the river is decreasing? Because now it is entering a plain area from the slopy region. Okay? तो सबसे पहले जमेंगे बड़े पत्थर। ठीक है, बड़े पत्थर लगभग कितने एरिया को कवर कर लेंगे? 8 से 16 किलोमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर रिवर जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि रिवर आ तो रही थी माउंटेन से उतर के, पर गई कहाँ गई? पत्थरों के नीचे से बह गई वो, है ना, गायब नहीं हुई है। राइट, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं भाबर बेल्ट। ये 8 से 16 किलोमीटर के रीजन को कहेंगे भाबर बेल्ट। ठीक है, तो जहां पर बड़े बड़े पत्थर जम गए, डिपॉजिट हो गए, दैट रीजन इज नोन एज भाबर इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आप बताओ, बड़े बड़े पत्थरों में एग्रीकल्चर होगा? नहीं होगा। फर्टिलिटी चाहिए हमें, सॉइल चाहिए एग्रीकल्चर की, पत्थर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। उसके नीचे जब हम आएंगे तो हमें, अब देखो, रिवर ने बड़े पत्थरों को जमा दिया, ठीक है, स्पीड प्लेन एरिया में कम ही होती जाएगी। ठीक है, अब रिवर ऐसे कंकड़ को, ऐसे ग्रेबल्स को, पेबल्स को जमाना चालू कर देगी जो अब उसको आगे ले जाने में डिफिकल्ट लग रहे है ना, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो थोड़े छोटे पत्थरों को यहाँ पे जमाना चालू कर देगी। ठीक है, यहाँ पर रिवर दोबारा इमर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पत्थरों की साइज कम है और पानी उनको डुबाकर उनके ऊपर से बहना अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, क्रिएट अ वेट स्वैम्पी रीजन, थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और क्योंकि यहाँ पर पानी ऊपर से बह पा रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी मिट्टी जैसे जो पार्टिकल्स है वो हमको देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक दलदल जैसा एरिया बन जाएगा, मार्सी स्वैम्पी या वेटलैंड टाइप का एरिया बन जाएगा, जहाँ पर कुछ ऐसी क्रॉप्स या कुछ ऐसे वेजिटेशन हो सकते हैं जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या जो पानी वाले रीजन में ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। और साथ में क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। इस रीजन को कहते हैं तराई। ठीक है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? तराई। देन बांगर क्या होता है? अब यहाँ से देखो, छोटे पत्थर भी जम गए। अब रिवर के पास क्या है? अब रिवर के पास है फाइन पार्टिकल्स। रिवर में हर साल क्या होता है, मतलब रिवर तो कंटिन्यूसली माउंटेन से उतर रही है, हर साल यहाँ पर फ्लड्स आएंगे, तो क्या होगा, रिवर जब फ्लड्स के कारण अपने आसपास के रीजन में बढ़ जाती है, फ्लड प्लेन्स में आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ से जब तक रिवर फ्लड के कारण वहाँ पर रहती है तब तक वहाँ पे डिपोजिशन होता है। और जैसे ही रिवर वहाँ से कम होती है तो वो सारे डिपोजिशन को वापस नहीं ले जाती अपने साथ। ठीक है, पानी जैसे ही कम होता है डिपोजिशन को वहीं छोड़ता है और खुद बह जाता है।
तो हर बार हर साल क्या होता है कि ऐसे डिपोजिशन जमते रहते हैं। तो जो पुराना डिपोजिशन हो गया है, जो पुराने पार्टिकल्स हो चुके हैं, जो थोड़े से कम फर्टाइल हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर हो चुका है, उस एरिया को कहते हैं बांगर। और इसको हम कहते हैं ओल्ड एलुवियम या ओल्ड एलुवियल एरिया भी कहते हैं, क्योंकि एलुवियल तो है, फर्टाइल तो था, लेकिन ओल्ड हो चुका है, बार बार इस पर एग्रीकल्चर हो चुका है ना, इसको यूटिलाइज कर चुके हैं हम, दैट इज वाई इट इज नोन एज ओल्ड एलुवियल। देन यहाँ पर आपको कुछ कंकड़ भी देखने को मिलेंगे, है ना, और यहाँ की जो सॉइल है उसमें कैल्केरियस डिपॉजिट होंगे, है ना, यानी कि जो कैल्शियम है उसके डिपॉजिट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फिर खादर क्या है, क्योंकि ये दोनों आपको सिमिलर ही देखने में लग रहे हैं। खादर और ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स है ना, ऐसे डिपॉजिट्स जो किससे हुए हैं, नई एलुवियल सॉइल से हुए हैं, है ना। इस साल जो नए फाइन पार्टिकल्स आए हैं जिसमें सबसे अच्छा एग्रीकल्चर होगा, जिसकी वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको कहते हैं खादर। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, हर साल फ्लड प्लेन में नए स्टैब्लिश हो जाते हैं, फर्टाइल होते हैं और आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बहुत ही इंटेंसली जो होता है, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर और ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं, उसको कहते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मशीनरी वगैरह सारी चीज़ों को यूज़ करके। फाइन, तो ये जो डिवीजन हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन्स का, इट वाज ऑन द बेसिस कि रिवर किस तरीके से प्लेन्स को एंटर कर रही है, स्पीड कम होने के कारण कौन से पार्टिकल्स को किस सीक्वेंस में जमाएगी। ठीक है, सीक्वेंस हर बार यही रहेगा, भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन सा है, तो खादर। ठीक है, वेट या मार्सी या स्वैम्पी एरिया कौन सा होगा, तराई। ठीक है, ओल्ड एलुवियम किसको कहेंगे, या जो बार बार एग्रीकल्चर में ऑलरेडी यूज हो चुका है, दैट इज बांगर। ठीक है, और रिवर कहाँ डिसअपियर होती है, दैट इज भाबर। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपसे क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स का जो कंसेप्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी आपको समझ नहीं आता है देन यू कैन कमेंट और आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और साथ में अगर आपने अभी तक अनुशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप वॉचिंग।